गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग। तो क्लास 12 सेमेस्टर 3 का एग्जाम एकदम सर पर आ गया है और क्या करें क्या ना करें फिर से समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सीरीज और इस सीरीज में करवाया जाएगा क्या, इस सीरीज में करवाया जाएगा टेस्ट पेपर सॉल्व, एबीटीए टेस्ट पेपर सॉल्व। किसका, कौन से क्लास का? क्लास 12 का। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट करवाया जाएगा सॉल्व? तो इस सीरीज में करवाया जाएगा मैथ्स का टेस्ट पेपर सॉल्व, करवाया जाएगा फिजिक्स का टेस्ट पेपर सॉल्व। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एबीटीए एक पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, रेडी हो आप लोग? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं एबीटीए का टेस्ट पेपर SC5। कौन सा पेपर? SC5 है ये, SC5। तो सेक्शन ए सबसे पहले है पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन बिटवीन टू पैरेलल शीट with like charges of same surface charge density sigma is. Electric field intensity at a point in between two parallel sheet. दो को पैरेलल शीट है। ओके, मैं भी दो पैरेलल शीट बना रहा हूं और दोनों पैरेलल शीट जो है लाइक चार्ज का है, विथ लाइक चार्जेस। दोनों के ऊपर लाइक चार्ज दे दिया, या तो प्लस दे सकते हैं माइनस, कोई भी। क्वेश्चन ये बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जोड़ देंगे अगर डायरेक्शन सेम रहा तो, और घटा देंगे अगर डायरेक्शन अपोजिट रहा तो हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। ठीक है, वैसे शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ई क्या होता है? तो ई होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक इसी तरह से इस शीट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा और वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा और वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हम लोग निकालेंगे ई में। यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। ये क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है समझ में? ओके, आगे आते हैं। तो कट जाएगा 0 एट द मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला गया है, ये एक सर्किट दे दिया गया है और फाइंड पोटेंशियल VA एंड VB। अच्छा ठीक है, VA और VB का पोटेंशियल निकालना है हम लोग को यहाँ पर। तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक खुद से कोई एक सर्किट मान रहे हैं और इस सर्किट पे एक बैटरी लगाए हैं। ये बैटरी का पोटेंशियल VA और इसका VB, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। समझ में आया? तो यही हम लोग को VA माइनस VB फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बैटरी के इस वाले से जुड़ा हुआ, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल VA, और ये पॉइंट बैटरी के इस वाले से जुड़ा है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VB। समझ में आया ना? अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, इस जगह पर हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। 2 नंबर के लिए क्या अप्लाई कर रहे हैं? 2 नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर वही चीज अप्लाई कर रहे हैं। तो एक क्लोज लूप ले रहे हैं और वो क्लोज लूप है इस तरह से। ठीक है, तो इस लूप में सबसे पहले प्लस से माइनस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले VA है तो VA, फिर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज डिक्रीज होगा, मतलब -6 वोल्ट। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, कि अगर करंट का डायरेक्शन रेजिस्टर में सेम रहता है तो रेजिस्टर में वोल्टेज हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव। अब फिर से बोल रहे हैं दोबारा से, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन रेजिस्टर में सेम रहता है तो रेजिस्टर में वोल्टेज क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो रेजिस्टर में यहाँ पर करंट है 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 2 एम्पियर, तो वोल्टेज V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। तो I वोल्टेज क्या हो जाएगा? I है 3 इंटू R है 2 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस 9 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर करंट वही वाला करंट इधर जा रहा है और लूप भी मेरा यही, तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव क्या हो जाएगा? 3 इंटू वोल्टेज, करंट इंटू रेजिस्टेंस 0.7। अच्छा, इस पॉइंट का वोल्टेज
वी बी इक्वल टू 0। अब इस चीज को सॉल्व किया जाएगा अगर, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, बाकी सभी नंबर को उधर भेज दे रहे हैं, तो ये -6 बराबर को उधर जाएगा तो +6, ये -6 बराबर को उधर जाएगा तो +6, ये +9 बराबर को उधर जाएगा तो -9, ये हो जाएगा माइनस बराबर को उधर जाएगा तो +2.1 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो वी ए माइनस वी बी हमको मिल रहा है 5.1, वो भी प्लस में वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन इसके बाद वाले पेज में, तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ओके, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को बोल रहा है एक हाउस इज सर्व्ड बाय 220 वोल्ट सप्लाई। ओके, एक घर में 220 वोल्ट का सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। अच्छा, सप्लाई लाइन इन अ सर्किट प्रोटेक्टेड बाय अ फ्यूज मान 9 एम्पियर। एक फ्यूज लगाए हैं और वो फ्यूज के कारण मैक्सिमम कितना करंट हो सकता है? तो मैक्सिमम करंट मतलब फ्यूज जो है मैक्सिमम कितने करंट को प्रोटेक्ट कर सकता है? 9 एम्पियर के करंट को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर 9 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर लेकर जाएंगे तो फ्यूज क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम मतलब आई मैक्स हम लोग को दे दिया है कितना? 9 एम्पियर। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? लैंप लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है, और वो भी लैंप कितना लगा रहे हैं? 60 वाट का लैंप लगा रहे हैं। तो वाट जो है वो पावर है, तो यानी कि 60 वाट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया द मैक्सिमम ऑफ 60 वाट लैंप इन पैरेलल दैट कैन बी टर्न ऑन ईच। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम हम लोग कितना सारा लैंप 60 वाट का लगा देंगे कि हम लोगों का फ्यूज जो है वो खराब नहीं होगा, करंट हम लोग घर में आता रहेगा, फ्यूज नहीं उड़ेगा। ये सीधा क्वेश्चन ये है। तो मैक्सिमम कितना सारा करंट हम लोग, मैक्सिमम कितना सारा लैंप हम लोग लगा सकते हैं, वो भी कैसे? पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं, लैंप में करंट कितना जा रहा है, एक लैंप में करंट कितना जा रहा है उस चीज को निकाला जाए। तो एक लैंप में कितना करंट जा रहा है? एक लैंप में जा रहा है आई इक्वल टू आई लैंप। आई लैंप इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई वी, फॉर्मूला के हिसाब से। तो P है 7 और V कितना है? V कितना है? V कितना है? V है 220। 0 0 कट गया, 6 कम 6, 2 3 6 11, मतलब 3/11 एम्पियर करंट जा रहा है। कहां पर करंट जा रहा है? लैंप में। तो हम लोगों से क्या पूछा गया है? तो हम लोगों से पूछा गया है कि कितना सारा हम लोग लैंप लगाएंगे, तो कितना सारा लैंप हम लोग लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो फ्यूज हम लोग का नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूं कि लेट n नंबर ऑफ लैंप बी कनेक्टेड। n नंबर ऑफ लैंप अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो एक लैंप में कितना करंट है? एक लैंप में करंट जा रहा है इतना, तो n नंबर ऑफ करंट कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू आई लैंप, और ये ज्यादा नहीं होना चाहिए किससे? आई मैक्स से, मतलब ये जो वैल्यू है आई मैक्स के बराबर रहेगा या फिर उससे कम रहेगा। अगर ज्यादा होगा तब ना उड़ेगा। तो बस हम लोग को यही n का वैल्यू निकाल लेना है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा आई मैक्स बाई आई लैम्प। आई मैक्स हम लोग कितना दिया गया है? आई मैक्स हम लोग को दिया गया है 9, और आई लैम्प कितना निकाले हैं? 3/11, ऊपर चला जाएगा 3 3 के 9, 33 वो लैंप अगर हम लोग लगाएंगे 60 वाट का तो हम लोग का फ्यूज खराब नहीं होगा, आराम से बिजली आती रहेगी। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? 4th नंबर क्वेश्चन हम लोगों का। पहले वीडियो सही चल रहा है कि नहीं देख लिया जाए। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन क्या है? अ सोलिनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एंड 900 टन्स है 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, ये है मैग्नेटिक मूवमेंट। देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट क्या होगा? एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया गया है और उस सोलिनॉइड में कितने सारे टर्न्स दिया गया है वो दिया गया है। ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है वो भी दे दिया गया है। क्या क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है? करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कितना करंट इससे जाएगा। लिखते हैं डाटा जो जो चीज दिया गया है। तो 4 नंबर में हम लोग को दिया गया है क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है भाई। अब नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिया गया है कैपिटल N। सोलिनॉइड क्या होता है ये पता है ना? सोलिनॉइड इस चीज को हम लोग सोलिनॉइड कहते हैं। ठीक है,
तो n कितना है, n कितना है, n है 900 टर्न्स। अगला क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, कैपिटल M दे दिया गया है। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दिया गया है, 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या पूछा गया है, देन द करंट I कितना होगा, I कितना होगा। तो क्या फॉर्मूला पता है हम लोगों को, पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर होता है NIA। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा M बटे में N इंटू A, यही ना होगा। तो M हम लोग कितना दिया गया है 0.6, N कितना दिया गया है, N मतलब कैपिटल N कितना दिया गया है 900 इंटू A कितना दिया गया है, A है 2 इंटू 10 टू द पावर -4। सॉल्व किया जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये 10 का पावर 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10 का पावर 4 बट्टे में ये हो जाएगा 900 और एगो और 3। आई बात समझ में, बहुत सही। उसके बाद बट्टे में 2। अब कितना हो जाएगा ये चीज, 3 से ये कट गया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 3 के 9, बच रहा है 10 बट्टे में 3। इसको सॉल्व करूँ 3.33, कहाँ है 3.33, ओके। बस सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अच्छा इसमें कितना था, बी, इसके पहले वाले में बी आया था, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर सही होगा। आगे आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। अ चॉक कॉइल हैज, चॉक कॉइल का क्या होता है, हाई इंडक्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस, ओके। लो इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, ठीक है। हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, ओके। लो इंडक्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस, चॉक कॉइल का क्या होता है। तो ये याद करने वाली बात है, क्या याद रखना है आप लोगों को, चॉक कॉइल का इंडक्टेंस होता है हाई और रेजिस्टेंस होता है लो। समझ में आया, चॉक कॉइल का इंडक्टेंस क्या होता है हाई और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इसका होता है लो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सही ऑप्शन होगा, आजा भाई, इसका सही ऑप्शन होगा सी। आगे आते हैं, अगला हम लोग क्वेश्चन है, इन एसी सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ठीक है। एसी सर्किट, इस चीज को मिटा रहे हैं, एक एसी सर्किट है, एसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस किसका किसका, अक्रॉस इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो इंडक्टेंस VL दिख नहीं रहा, VL पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का कितना दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 20 वोल्ट। क्या पूछा गया है, इन सीरीज, उसको कनेक्ट करना है सीरीज में। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो आपको ये एक पता होगा, LR सीरीज, LR सीरीज क्या है, एक इंडक्टर रहता है और एक क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। LR सीरीज में एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस अगर हम लोग लगाते हैं, एक इंडक्टर लगाते हैं, ये एक इंडक्टर लगा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो पोटेंशियल इन दोनों का नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। तो नेट पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं, V नेट निकाल सकते हैं इन दोनों का वेक्टर सम से। तो वेक्टर सम करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का पोटेंशियल होगा और ये इससे 90 डिग्री लीड करेगा, जो कि VL हो जाएगा। तो V नेट हो जाएगा VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये सब चीज क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है, कि कैसे ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। 90 डिग्री है इसलिए ये, और वेक्टर सम हम लोग करते हैं इस चीज के लिए। तो VL हम लोग कितना दिया गया है 16 उसका स्क्वायर प्लस VR कितना दिया गया है 20 उसका स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ये सब टोटल हम लोग कर देंगे तो 400 प्लस 656, 656 को अगर हम लोग रूट से निकाल रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है 25.6 वोल्ट। इस चीज को कैलकुलेट करके आप लोग देखिएगा, तो ये इसका आंसर होगा बी नंबर सही ऑप्शन होगा। सही में आया, तो ये हम लोगों का हो गया 6 नंबर। तो 7वां नंबर हम लोग क्वेश्चन दिया गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 50 Hz। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन, एक अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी है 50 Hz। द मिनिमम टाइम टेकन बाय इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू पीक वैल्यू, मतलब 0 से पीक वैल्यू जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा करंट को। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता रहे हैं, कौन सा ये है अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट में करंट को 0 टू पीक वैल्यू जाने में जो समय लगता है
टोटल टाइम का और 1/4 लगता है। टोटल टाइम का कितना लगता है? 1/4 लगता है। टोटल टाइम का 1/4 लगता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को 0 से पीक जाने में जो समय लगता है, टोटल टाइम का 1/4 लगता है। तो पहले टोटल टाइम निकाला जाए। हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी से क्या हम लोग टोटल टाइम निकाल पाएंगे? बिल्कुल। अपने को पता है कि F इक्वल टू होता है, अपने को पता है T इक्वल टू होता है 1/f। बहुत बढ़िया। 1/50 ये आ गया 0.02 सेकेंड, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ रहा है? क्यों इरेज हो रहा है? ये हम लोग का आ गया 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड T आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? जीरो से पीक जाने में कितना समय लगेगा? तो 0 से पीक जाने में जो समय लगता है वो टोटल टाइम का 1/4 लगता है, मतलब T/4 लगेगा। तो T कितना है? 0.02/4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अच्छा, ये जो हम लोग को सेकंड में आ रहा है, ऑप्शन हम लोग को दिया गया है मिली सेकेंड, मतलब सेकंड को मिली सेकंड बदलते हैं। तो सेकंड को मिली सेकंड बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिली सेकंड बदल जाएगा। अब ये कटा दो, 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 5, यानी कि 5 मिली सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है? ये 5 मिली सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट बाय द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये क्वेश्चन है। सन से निकल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर हीटिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो विजिबल लाइट दिया गया है, इंफ्रारेड रेडिएशन दिया गया है, अल्ट्रावायलेट रेज दिया गया है और गामा रेज दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें सही होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। ये याद रखने वाली बात है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ के सरफेस को हीट करने के लिए ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे आते हैं। अगला है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एवरेज डेंसिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एवरेज डेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एवरेज डेंसिटी क्या होता है? तो एवरेज डेंसिटी जो होता है वो ये होता है B²/2 म्यू नॉट। ओके, एवरेज डेंसिटी क्या होता है? B²/2 म्यू नॉट, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर सही होगा। आगे आते हैं। इफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट रिप्रेजेंटेड द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। मिटा रहे हैं 10 नंबर को बनाने के लिए। रेडी हो आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है? एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट रिप्रेजेंट द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, and epsilon and mu represent permittivity and permeability of a medium. The refractive index of medium is given by. The refractive index medium का क्या होगा? तो हम लोगों को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम by velocity of light in medium, velocity of light in vacuum by velocity of light in medium। यानी कि हम लोग अगर वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी निकाल लेंगे और मीडियम में वेलोसिटी निकाल लेंगे लाइट का, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो C कैसे निकलेगा? तो अपने को पता है कि C बराबर होता है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। बहुत सही। और V बराबर हो जाएगा वही मीडियम के लिए म्यू इंटू एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो हम लोग को सी भी पता चल गया, हम लोग को भी पता चल गया, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट कर रहे हैं, या फिर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट किया जाता है। यहाँ पर एन से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भी दो को टर्म एक साथ म्यू आ जाएगा। एन इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं C/V। तो C हम लोग को दिया गया है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये चीज ऊपर चला जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगा। तो होगा क्या? पूरे के ऊपर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, ये नॉट नहीं आएगा, म्यू इंटू
एप्सिलॉन बटे में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऑप्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। तो ये दिख रहा है बिल्कुल बी नंबर सही ऑप्शन होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी क्या है? सेक्शन बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। अच्छा, सेक्शन बी है असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया है? 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0 इफ नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अच्छा, कोई एक क्लोज सरफेस है, अगर अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं रहेगा तो फ्लक्स जो है वो 0 होगा, ये बोल रहा है। सही बात है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर Q का ही वैल्यू 0 हो जाएगा तो फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। ये तो असर्शन सही है एकदम से। रीजन क्या बोल रहा है? गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ ट्रू होता है। सही बात है। नो मैटर व्हाट इट्स शेप एंड साइज। सरफेस का शेप और साइज क्या होगा ये मैटर नहीं करता। सही बात है। केवल जो सरफेस रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन में आते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन दिया गया है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है, दोनों असर्शन और रीजन ट्रू। हाँ, सही बात है। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नहीं, रीजन जो है गॉस करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है, तो ए नंबर नहीं हो सकता। दूसरा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं करता असर्शन को। ये बात सही लग रहा है, बी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। सी में आते हैं असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स। ये तो होगा ही नहीं, रीजन तो सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये भी नहीं है, दोनों गलत थोड़ी है। मतलब बी नंबर ऑप्शन 11 का क्या होगा? 11 का होगा बी नंबर राइट होगा। अच्छा, ठीक है, आगे आते हैं। हम लोग क्या दिया गया है? 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव आयंस। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, बोला गया है यहाँ पर क्या कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट करता है। नहीं, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करता है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को एक्सेलरेट करेगा, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है। तो ये इसका रीजन होगा, मतलब सॉरी असर्शन। तो असर्शन जो है वो तो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर बोला पॉजिटिव आयंस को नहीं, पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करता है। रीजन क्या दिया गया है? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी है वो पार्टिकल के वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। साइक्लोट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी है वो पार्टिकल के वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। क्या ये बात सही है? तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है QB by 2πm। QB by 2πm। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है QB by 2πm। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला QB by 2πm। यहाँ पर कहीं भी वेलोसिटी दिखाई दे रहा है क्या? फॉर्मूला में कहीं भी वेलोसिटी दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर रीजन भी क्या है? फॉल्स है। तो असर्शन भी फॉल्स, रीजन भी फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन सही? इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट, ये तो नहीं होगा। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ये भी नहीं होगा। असर्शन एंड रीजन असर्शन इज ट्रू, ये भी नहीं होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये सही है। मतलब 12 नंबर का डी, दोनों ही फॉल्स है। 12 नंबर का डी ऑप्शन होगा। ओके, तो आज हम लोग ये सेक्शन बी तक। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सेक्शन सी, डी, ई और एफ करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल बाय, और एबीटीए टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहिए। टाटा।